आइए मॉडल सेट 1 के क्रम में आगे चलते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर विचार करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक अपने पिछले वीडियो में बना के आप लोगों को दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि सेम ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन हो, एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो, तो उन इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों ने अपने मन में भी सोच रखा होगा कि उसको अलग करने का एकमात्र रास्ता है स्पिन क्वांटम नंबर, एंड द ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देखें। एक और सिंपल सा सवाल जो डी ब्रॉगली प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसमें क्या करना है आपको? यहां एक बॉडी का मास दिया गया है 10 मिलीग्राम, माइंड इट, मूविंग विथ ए वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इसकी MKS यूनिट में दी गई है। इस चीज पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, तब बोल रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, जबकि आपको दिया गया है बॉडी का मास 10 मिलीग्राम और वहां पर वेलोसिटी दी गई है 100 मीटर पर सेकेंड। यहां पर ये MKS यूनिट में है, मीटर में है, यहां पर देखिए मिलीग्राम में है, ध्यान दें इस बात को। और आपके सवाल में ये भी दिया गया है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.63 into 10 to the power -30 जूल सेकेंड। ठीक है, तो यहां जूल सेकेंड में है, तो इसको भी हम MKS यूनिट में पहले कन्वर्ट कर लें। सबसे पहला काम हमारा यही होगा। ठीक है, तो जूल का वैल्यू 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -1। ठीक है, तो इसलिए h का वैल्यू क्या हो जाएगा? और h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। ये जूल के बदले आप ये वाला मान यहां पुट कर दो। क्यों? क्योंकि हम MKS में निकाल रहे हैं। kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। ठीक है, ये जूल का वैल्यू हो गया। इसके अलावे सेकेंड एक और है, तो इस पर हो जाएगा, कुछ नहीं है तो +1 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड, और ये हो जाएगा -1। ये h का वैल्यू आपका निकल गया, h का वैल्यू MKS यूनिट में। नेक्स्ट देखें वेलोसिटी आपकी दी गई है कितनी? वेलोसिटी v इज इक्वल टू दिया गया है 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो ऑलरेडी MKS यूनिट में है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यहां पर देखें मास कितना दिया गया है? मास इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम। ठीक है, तो मिलीग्राम को MKS यूनिट में आप केजी में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये भी केजी में है। तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 टू द पावर -6 केजी। ये मास हो गया। ये कन्वर्जन हमारा पूरा हो गया। अब हम डी ब्रॉगली के फॉर्मूला से देखें। यहां लिखें फ्रॉम रिलेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज वेवलेंथ लिम्डा इज इक्वल टू h बाई m इंटू
V सबका वैल्यू आपके पास दिया गया है। यहां H का वैल्यू कितना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाई m का वैल्यू देखिए 10 इंटू 10⁻⁻6 kg मल्टीप्लाइड बाई v वेलोसिटी का वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये देखिए यहां क्या कैंसिल होगा, मीटर इससे कैंसिल हुआ, केजी यहां इससे कैंसिल हुआ, पर सेकेंड कैंसिल हुआ। आपके पास क्या बच गया 6.63 इंटू 10⁻⁻34 ऊपर में बचा मीटर डिवाइडेड बाई यहां देखिए 1020, तो इसको आप लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप एकदम जीरो लेवल में तो क्या हो जाएगा 63 इंटू 10⁻⁻34 मीटर डिवाइडेड बाई 10⁻⁻3। इसको आप ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 3 इतना मीटर इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻31 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको कहां है, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। मेरे समझ से सभी लोगों को ये बातें क्लियर हो रही है। हमारा वेलोसिटी दिया गया है mks यूनिट में, जिसके कारण हमने इसको जूल से कन्वर्ट किया केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 में इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, और यहां मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट किया क्योंकि ये केजी में हमें आ गया है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू। सब ये कन्वर्जन करने के बाद सीधे सारी चीजों को आप इस फॉर्मूला पर डालने के बाद आपका ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, एक बार अपने से प्रैक्टिस करें और इस तरह के और सवालों का प्रैक्टिस करें, और आपको अगर समझ में आ जाए तो इसमें ये दिया जा रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन डिटरमाइन करता है एटॉमिक नंबर, एटम का एटॉमिक नंबर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आप लोग भी जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उन्हीं को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। इट इज एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल Z। ठीक है, ये अलग बात है कि एटम चूंकि न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो जीरो चार्ज तभी आएगा जब एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच आर पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं इतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन हो तभी वो इसके ऊपर जीरो चार्ज आता है। तो हम इसके आधार पर और चार्ज के आधार पर कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो इक्वल टू एटॉमिक नंबर। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कभी भी एटॉमिक नंबर को आप डिफाइन नहीं करेंगे। एटॉमिक नंबर को डिफाइन किया जाता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इसका मतलब कि करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं एक बहुत खूबसूरत सवाल और बहुत सिंपल सवाल कि इसमें N2 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। नाइट्रोजन के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है, तो वैसी स्थिति में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। बहुत बढ़िया से जीरो लेवल से समझने के लिए हम लोग क्या करें, नाइट्रोजन का ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो
1:2:2p3। ठीक है, अब N2+ बनाना है। दैट मीन्स कि पहले तो ये न्यूट्रल एटम में देखें, न्यूट्रल एटम में यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, 1 2 3, ये हो गया 2p3। N2+ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हो गया, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर गया उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये हो जाएगा N2+। लेकिन आपको भी मालूम है कि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये हो गया आपका 1s2 2s2 एंड 2p1। अब यहां देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 1। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, N2+। इट इज N2+, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए, समझने के लिए बहुत सिंपल सा और बहुत खूबसूरत सवाल ये है। इसमें सबसे पहले आप ये फिक्स करो कि ये सवाल किस लॉ पर बनेगा, तो उसको आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि किस लॉ के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखें, सबसे पहले देखें कि वेसल में सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस के अमाउंट मींस नंबर ऑफ मोल्स को हमने कांस्टेंट कर दिया, n का वैल्यू हमने कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, दूसरी बात यहां देखिए 35 डिग्री सी, यहां भी 35 डिग्री सी है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया। तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है किस लॉ में, दैट इज डेफिनेटली निश्चित रूप से ये बॉयल्स लॉ पर आधारित सम्स है। अब इसको प्रैक्टिकली आप समझ लो कि क्या होने जा रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले 120 ml कैपेसिटी का कंटेनर है, इसमें हम यहां दिखा दें आपको 120 ml कैपेसिटी जिसका प्रेशर है 1.2 बार। अब इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे वेसल में जिसका कैपेसिटी है 180 ml, और तब वैसी स्थिति में इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकली थोड़ा समझिए इस बात को। आपका इसको मान लें V1 इज इक्वल टू 120 ml, और ये इसको मान लें P1 इज इक्वल टू 1.2 बार, और आपको V2 this is considered to be V2 is equal to 180 ml. Then you have to calculate the value of P2 is equal to 1। पहले तो ये देखें, ये आपका ये वॉल्यूम कम है, ये वॉल्यूम अधिक है, इसको फिगर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है ये, आप समझो कि इसको हमने मान लिया 120 ml, ठीक है, और वैसी स्थिति में इसका प्रेशर है 1.2 बार। ठीक है, इसको दूसरे कंटेनर में डाल दिया, डाल देने से इसका वॉल्यूम हो जाता है 180। इट इज कंसिडर्ड टू बी 180 ml, जिसके कारण इसका प्रेशर डेफिनेटली डिक्रीज होगा।
ये हुआ आपका P1, it is V1, it is V2 and you have to calculate the value of P2. ठीक है, तो इसमें प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा डेफिनेटली। देखिए कम कैसे होगा, इसको कैलकुलेट कर लिया जाए फ्रॉम बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ से हम क्या जानते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, इससे P2 का वैल्यू आप निकाल लो, P1 V1 बाई V2। P1 हो गया आपका P1 1.2 बार and V1 120 ml and V2 is 180 ml। ये कैंसिल, ml कैंसिल, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है, तो ये आपको कितना हो गया जी, ये हो गया 0.4, 3 से इसको कैंसिल किए तो ये आ गया 0.8 बार। इट इज द वैल्यू ऑफ P2। ठीक है, इसका मतलब कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा E। बात आ रही है समझ में? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इससे पहले वाले सवाल में जो हमने देखा, जिस पर न्यूमेरिकल हमने बनाया, उसी सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट है बॉयल्स लॉ, दैट इज गिवन हियर। ये क्या कहता है, यहां टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट ले लिया है, वैसी स्थिति में गैस का वॉल्यूम गिवन मास को कांस्टेंट लिया है, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दैट मीन्स V is directly proportional to 1 by P। कब, जब N भी कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हो और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो। ठीक है, ये कौन सा लॉ है, दैट इज बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा E। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर जल्दी जल्दी आगे बढ़े। कुछ जाना पहचाना सवाल है ये। ठीक है, क्या हुई कि आइडियल गैस कौन होते हैं, गैस लॉ को ओबेज करते हैं कौन कंडीशन पर, सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर। मींस सभी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पर जो सभी गैस लॉज को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं आइडियल गैस। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, जो ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पर गैस लॉ को फॉलो करें। ठीक है, आप लोग अपने भी प्रैक्टिस करते रहें और अपने भी बनाने की कोशिश करें। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। देखिए एक बहुत सिंपल सवाल जिसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को के मेन स्टेटमेंट को दे दिया गया है। टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, टोटल प्रेशर किसी गैसीय मिक्सचर का टोटल प्रेशर P टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस इन्वॉल्व। सपोज करें मिक्सचर में दो गैसेस हैं तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2, where P1 and P2 are partial pressure of two gases। इसलिए इसके अकॉर्डिंग इट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसके अनुसार आपका दिया गया ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। आते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहां देखें, बहुत सिंपल सा एक सवाल। इसमें क्या पूछा जा रहा है
कि 4.4 ग्राम ऑफ ए गैस एसटीपी पर सिंपल टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 2.24 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, तो वो गैस नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है? ठीक है, तो ये सवाल बनाने से पहले ये आपको समझ लेना चाहिए कि किसी गैस के लिए एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? ठीक है, यहां देख लें, एट एसटीपी द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर, इतना लीटर होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखें CO2 के लिए, चेक करें, यहां CO2 ये हो गया 1 मोल। 1 मोल CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 12 प्लस 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 44 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल में 44 ग्राम्स है, इसका मतलब कि 44 ग्राम्स ऑफ गैस का वॉल्यूम होगा एसटीपी पर 22.4 लीटर। देखिए यहां वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस है, ये हुआ आपका CO2 का 1 मोल। 1 मोल गैस का यहां मास हुआ 44 ग्राम, और इस 44 ग्राम्स का वॉल्यूम हुआ 22.4 लीटर। तो यहां देखें, एकदम जीरो लेवल से देखें, सिंस 22.4 लीटर ऑफ CO2 occupies CO2 occupies इतना ग्राम CO2 22 नो यहां देखें 44 ग्राम of CO2 occupies 22.4 liter at STP. Hence 1 gram of CO2 will occupy 22.4 by 44 grams. ठीक है, hence 4.4 grams of CO2 will occupy 22.4 by 44 into 4.4। ठीक है, तो इसमें से डेसिमल को आप हटा दो, यहां इसको हटाएं तो 10, इसको भी हटाएं तो 10, तो दिस कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 224 बाई 100 इज इक्वल टू 2.24 लीटर। ठीक है, इसका मतलब कि 4.4 ग्राम ऑफ CO2 का 4.4 ग्राम एसटीपी पर 2.24 लीटर ऑक्युपाई करेगा। यहां हम लोगों ने देखा 4.4 ग्राम ऑफ CO2 will occupy 2.24 लीटर ऑफ CO2। ठीक है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा CO2। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे फिर बात करेंगे। आप अपने भी बनाने की कोशिश करें, और इसमें आपको जिस तरह का
समझते हो कि आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, और हमसे आप किस तरह की और एक्सपेक्टेशन रखते हैं ये भी हम तक जरूर पहुंचना चाहिए, जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।